हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था मार्केटिंग। कल मैंने आपको इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था, मार्केटिंग मिक्स, जिसमें जेरो मैकार्थी ने 4P बताई। उसमें हमने एक पी पूरा कंप्लीट कर लिया था, प्रोडक्ट। आज हम दूसरे पी की बात करते हैं, प्राइस। प्राइस क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के बदले में बायर के द्वारा जो मॉनेटरी अमाउंट पे की जाती है, वो क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। और ये हमेशा मॉनेटरी होता है। आजकल वस्तु विनिमय का जमाना नहीं रहा। मूल्य एक मौद्रिक राशि है, ये किसने कहा? फिलिप कॉटलर ने। तो बायर देखो, जो भी चीज खरीदता है उसके बदले में जो मूल्य में भुगतान करता है, वो प्राइस है। अब कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है, तो ये प्राइस में तीन चीजें ऑटोमेटिक इंक्लूड है, ये मान के चलना। आप कोई 10 रुपए की चीज ला रहे हो तो उसे 11 में या 12 में ही बेचोगे। यानी कि कॉस्ट जो है वो इंक्लूड हो गई, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड हो गया, प्लस आपको उस माल को बेचने में जो भी लागत लगी वो भी आपने इंक्लूड कर लिया। वैसे तो ये कॉस्ट का ही पार्ट है। तो प्राइस में ये तीनों चीजें क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। बात ये आती है कि सर प्राइस कितना डिसाइड करें? मार्केटिंग का ये सबसे बड़ा फंडा होता है कि हम प्राइस क्या सेट करें। अगर आपने बहुत ज्यादा प्राइस सेट कर दिया, मार्केट में कंपटीशन है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। बिकेगा नहीं तो विपणन फेल हो गया। आपने बहुत कम प्राइस सेट कर दिया तो लोग आपको ऐसा मानने लग जाएंगे कि प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। तो सर प्राइस कैसे सेट करें? इसको इफेक्ट करने वाले कुछ तत्व हैं। सबसे पहला, आप हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहेंगे, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। आप चाहोगे जरूर ऐसा कि ज्यादा लाभ चाहिए तो ज्यादा प्राइस लेना पड़ेगा। मार्केट में अगर आप लीडर हो तो आप कुछ भी प्राइस सेट कर सकते हो, लोग आपको फॉलो करेंगे। प्लस आप लीडर नहीं हो और मार्केट में कंपटीशन जबरदस्त है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ेगा प्रतियोगिता बाजार में टिके रहने के लिए। और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? अगर क्वालिटी लीडिंग क्वालिटी वाली मामला है तो आप ज्यादा प्राइस भी सेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस डिटरमाइन करने में ध्यान रखने होते हैं। फिर भी हम बात करेंगे कि कंपनियां किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लेके चलती हैं। कई तरह के मार्केटिंग फर्म्स हैं जो अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाती है। एकदम देसी भाषा में अगर हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोले तो बोलते हैं कॉस्ट सेंट्रिक प्राइसिंग पॉलिसी। ये तो बहुत ही सिंपल सी है, आम आदमी भी इसको जानता है कि भाई जो लागत लगी उसमें अपना एड ऑन कर लो, प्रॉफिट मार्जिन जो भी जोड़ना है वो जोड़ लो, वो प्राइस सेट हो गया। तो इसमें तो कुछ समझने की चीज ही नहीं है। दूसरा भी बहुत आसान सा है, डिमांड ड्राइवन प्राइसिंग पॉलिसी। ये सब मांग के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं आ रही है, सप्लाई ज्यादा है, तो आप कीमत बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, मार्केट में सप्लाई कम है, देने वाले कम है, तो आप उसके प्राइस को बढ़ा सकते हो। एक होता है साहब, आपके घर में कितने की लागत पड़ रही है, क्या पड़ रही है, इससे कंज्यूमर को कोई मतलब नहीं है। कंज्यूमर ये कहेगा भाई तेरे वाला प्रोडक्ट मार्केट में दूसरा इस रेट में दे रहा है, मेरे को वो रेट में चाहिए। आपको कंपटीशन को मैच करने के लिए जो प्राइस सेट करना पड़ता है उसको प्रतिस्पर्धा मिलन प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं। ये तीन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। फोर्थ नंबर की जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसको हम कहते हैं मलाई उतारने वाली, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी। तो स्टूडेंट देखिए, जो चौथी स्ट्रेटेजी है, प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी, मलाई उतारने वाली मूल्य नीति, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। आप ऐसे समझो, मान लीजिए अगर कोई कंपनी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि एक नवीन उत्पाद बनाती है जो बाजार ने कभी नहीं देखा। अब वो मार्केट के लिए प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, तो उसका कोई कंपटीशन बाजार में है नहीं। तो कंपनियां क्या करती हैं ऐसी स्थिति में? स्टार्टिंग में उस प्राइस की कीमत हाई रखती हैं और प्रॉफिट को जनरेट करना शुरू करती हैं। जब आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हो तो मार्केट में और कंपटीटर का ध्यान जाता है, वो उस प्रोडक्ट को कॉपी करके वैसा बनाना शुरू करते हैं और वो अपनी रेट कम करते हैं। तो ग्रेजुअली आपको भी रेट धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी। कि जब भी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बाजार में पहली बार लाया जाएगा तब ये पॉलिसी अपनाई जाती है, क्योंकि उस टाइम तक कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें आप प्राइस हमेशा हाई रखेंगे ताकि मैक्सिमम लाभ कमा सकें। धीरे धीरे बाजार में कंपटीशन आएगा, आपको भी धीरे धीरे रेटें कम करनी पड़ेगी। इससे जस्ट उल्टा है
पेनेट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, प्रवेशक मूल्य नीति, ये बिल्कुल उससे जस्ट उल्टा है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, जैसे आपने एसी बनाना शुरू किया, आपकी एक कंपनी बनी, एसी का मैन्युफैक्चरिंग आपने शुरू किया। अब एसी बाजार के लिए कोई नया तो है नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं। अब आप मार्केट में आ रहे हो, तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे लोग जब पहले से ही ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आपको मार्केट में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर चूंकि कंपटीशन बहुत है और मार्केट में आपको एंट्री लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियल स्टेज पे प्राइस कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन का लेवल अधिक है। आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है नहीं, रेगुलर प्रोडक्ट है। इसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है भाई, प्राइस भले ही हम कम रख लें, चाहे प्रॉफिट ही नहीं कमाए, चाहे एट कॉस्ट ही काम कर लें, कि मार्केट में हमको एंट्री मिल जाए। जब मार्केट में एंट्री मिल जाएगी, मार्केट में कस्टमर की एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है, तो फिर आप ग्रेजुअली धीरे 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 प्राइस बढ़ा सकते हो और एक अपने आप का ब्रांड बना सकते हो। तो ये मैंने आज आपको एक और पी कंप्लीट करा दिया, प्राइस। तीसरा पी आ जाओ बच्चों, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो बच्चों, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, स्थान का एक वैल्यू होती है, क्योंकि कस्टमर नॉर्मली वहां से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है जो उसके लिए सुविधाजनक है। लेकिन उस स्थान तक पहुंचाने के लिए हमको चैनल की जरूरत होती है, मध्यस्थ की जरूरत होती है। जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं डायरेक्ट रिटेलर के टच में नहीं आ सकता, तो मुझे हो सकता है होलसेलर की जरूरत पड़े, होलसेलर को रिटेलर की जरूरत पड़े और रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर के टच में आए। तो ये जो बीच की कड़ी जुड़ती है उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने टाइप के, तो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब तो कोई लेवल ही नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, जीरो लेवल। और जहाँ इनडायरेक्ट आ गए वहाँ लेवल शुरू हो गए। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई लेवल नहीं है, जीरो इसके सबसे छोटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, नो मिडिल मैन इज इन्वॉल्व इन दिस। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को माल पहुंचेगा, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये सबसे छोटा चैनल है। अब इसमें डिपेंड करेगा कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कई तरह के टाइप होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। अगर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में खाली रिटेलर है तो 1 लेवल हो गया। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में होलसेलर रिटेलर है तो 2 लेवल हो गया। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में अगर एजेंट, होलसेलर और रिटेलर है तो 3 लेवल हो गया। तो इस तरीके से दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमको कौन सा चैनल अपनाना है, डायरेक्ट अपनाना है कि इनडायरेक्ट, इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले तो प्रोडक्ट कैसा है। मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच ही नहीं सकते, कंज्यूमर को कन्विंस करने की जरूरत होती है, समझाने की जरूरत होती है, तो वो रिटेलर के थ्रू बिकेगा, तो इनडायरेक्ट चैनल वहां पे सुटेबल है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि आप चैनल को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कंपटीशन बहुत टफ है, तो डायरेक्ट चैनल सुटेबल है। डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे डिपेंड करेगा कंपनी की विशेषता की कंपनी के पास में फाइनेंशियल पावर कितना है। डायरेक्ट चैनल के लिए बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट रिटेलर के टच में आ रहे हो, अपने खुद के स्टोर ओपन कर रहे हो, तो कितनी जगह स्टोर ओपन कर दोगे आप। फिर मार्केट के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से मूव हो रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी डायरेक्ट अपने स्टोर से बेचना चाहती है, कंज्यूमर भी उसी से खरीदना चाहते हैं, कुछ रिटेलर होलसेलर के थ्रू जाएंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर भी डिपेंड करता है कि सब आपकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, वहाँ के लीगल फैक्टर्स क्या है और कंपटीशन कितना है। तो ये बहुत सारे तत्व हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें डायरेक्ट चैनल अपनाना चाहिए कि इनडायरेक्ट। एक टॉपिक आता है बच्चों, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी है, जहां प्रोडक्शन हो रहा है और जहां वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है। जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और आप यूपी के रहने वाले हो, यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे, तो फैक्ट्री से यूपी तक पहुंचाना, उत्पादन स्थल से वितरण स्थल तक माल को पहुंचाना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। फिलिप कॉटलर ने ये डेफिनेशन। अब लॉजिस्टिक में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फिलिप कॉटलर ने दिया कि जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू इन्वॉल्व होती है तो ये कॉस्टिंग आती है।
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके घर पे अपने आप तो आया नहीं होगा, उसको लेना पड़ा होगा, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी। पहले डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, कि माल को वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, प्लस एक फिक्स कॉस्ट आती है आपकी, कि साहब आपको कुछ माल स्टॉक में रखना पड़ेगा, कुछ आपको वेयर हाउस लेने पड़ेंगे। वेयर हाउस की वेरिएबल कॉस्ट भी आती है कि साहब जितना ज्यादा स्टॉक रखोगे उस हिसाब से वेयर हाउस के अलग अलग कॉस्ट लगेगी, और एक माल को स्टोर करने की भी कॉस्ट आती है। इन सबको मिलाकर अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। लॉजिस्टिक में दो ही काम होते हैं, एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आना और फैक्ट्री से फिनिश गुड्स कंज्यूमर तक जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो, ये दो काम लॉजिस्टिक में होते हैं। फिलिप कॉटलर ने कहा कि अगर आपको लॉजिस्टिक का निर्णय लेना है तो 5 चीजों पे डिसीजन लेना होगा। पहला डिसीजन कि कब कितना ऑर्डर प्रोसेस करें, तो आप डिमांड कितनी आ रही है उस हिसाब से ऑर्डर बनाएंगे। अगर आपने ज्यादा माल बना के रख लिया तो इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। कहाँ पर वेयर हाउस रखना है, कितना स्टॉक हमको मेंटेन करना है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन से माल भेजना है, और माल को उतारने और चढ़ाने, लोडिंग और अनलोडिंग, इनके ऊपर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको एक और पी कंप्लीट करा दिया। मार्केटिंग में हम 4 पी पढ़ते हैं। प्रोडक्ट मैंने करा दिया, प्राइस मैंने करा दिया, प्लेस मैंने करवा दिया। नेक्स्ट पी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, उसका नाम है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, जैसा कि नाम से क्लियर है, आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, कीमत भी कम कर दी, ग्राहक की पेइंग कैपेसिटी में भी है, ग्राहक के घर तक भी पहुंचा दिया, पर ग्राहक को मालूम ही नहीं है। तो आप अपने बारे में बताओ, क्या जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो वो बिकेगा कैसे? वो पुरानी कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो प्रमोशन का मतलब होता है कि ग्राहक को वस्तु के बारे में सूचित करो कि सब इस टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास है, और धीरे धीरे उनको बार बार जब प्रमोट करोगे, विज्ञापन करोगे, तो क्रय के लिए प्रोत्साहित करो। प्रमोशन मिक्स में 4 चीजें आती हैं, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, और एक 5वीं चीज और आप हमेशा ध्यान रखना, इसको अपन कहते हैं पब्लिक रिलेशन, क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक रिलेशन आपको हल्का हल्का सा मैं इन सबके बारे में बताऊंगा। एडवर्टीजमेंट का तो हम इसके बाद एक चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम इन 4 चीजों के ऊपर पढ़ेंगे। ये चारों चीजें प्रमोशन मिक्स का पार्ट है। यहाँ गलती मत करना बच्चों, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्र का अगर क्वेश्चन आता है, मार्केटिंग मिक्स का अगर क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जाम में आपको आंसर देना है 4P। लेकिन अगर प्रमोशन मिक्स का क्वेश्चन आता है तो 5 चीजें ध्यान रखनी है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन। क्लियर है? एक एक को हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जैसा कि नाम से क्लियर है, आप किसी भी दुकान पर जाते हो तो वहां पे आपको एक सेल्समैन मिलता है, वो आपसे पर्सनली बात करता है, भाई साहब बताओ क्या चाहिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, वो आपका स्वागत करता है, चाय पानी पिलाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो ये मार्केटिंग का प्रमोशन करने का एक तरीका है, पर्सनल सेलिंग। क्योंकि ये सबसे महंगा स्रोत है, क्योंकि आप सेल्समैन कितने रखोगे और उस सेल्समैन से कितने रिजल्ट आप ले लोगे, ये महंगा स्रोत है। प्लस इसमें मौखिक प्रस्तुतिकरण होती है, दुकानदार और ग्राहक आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस, फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन, या फेस टू फेस, पर्सनल, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन होता है। ऐसा कहा है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं, व्यक्तिगत स्वरूप है, तुरंत फीडबैक आपको मिल जाता है, सबसे प्रभावशाली विधि है। फीडबैक तुरंत क्यों मिल जाता है? कस्टमर मुंह पे ही बोल देगा आपको कि मुझे पसंद है कि नहीं है, इसलिए ये सबसे इफेक्टिव मेथड। फ्लेक्सिबल है, दुकानदार आप जानते हो कितना तेज तर्रार होता है, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार तुरंत पलटी मार जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा। और पर्सनल आपके कॉन्टेक्ट बनते हैं, कस्टमर और सेल्स पर्सन दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों अपनी बातें कह सकते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको पर्सनल सेलिंग का कंसेप्ट बता दिया। अब पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस क्या होती है, अब इसमें क्या ही पढ़ना, क्या ही समझाना, आप खुद सोचो। आप ऐसे मतलब आप एक दुकान पर जा रहे हो तो वहां पे प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है साहब,
हम जो है दुकान पे पहुंचते हैं, ग्राहक हमारा भगवान है, ये है वो है, दुकानदार गर्म जोशी के साथ आपका स्वागत करता है। आपको आते ही ये नहीं कहता कि हाँ भाई क्या चाहिए क्या नहीं है, और भाई साहब कैसे हो, सब बढ़िया है, चाय लेंगे क्या लेंगे। आपका एक स्वागत होता है, रिसेप्शन किया जाता है। तो देखो पर्सनल सेलिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका रिसेप्शन होगा, आपका स्वागत किया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा भी आपको क्या चाहिए। जो दुकानदार अब आपको ध्यान से देखेगा तो अलग अलग राइटर ने अपनी अपनी पुस्तक में अलग अलग कुछ इधर उधर करके प्रोसेस सेट करी। एडविन चार्ल्स ग्रिप ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सेल्समैन में ये 5 चरण बताए कि सबसे पहले ग्राहक को ध्यान से देखो, का अटेंशन ड्रॉ करो किसी प्रोडक्ट की तरफ, उसके मन में उस प्रोडक्ट को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट कराओ, उसके मन में एक इच्छा जागृत कर दो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, फिर उसको विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी पसंद बहुत बढ़िया है, तुम्हारे लिए प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और फिर उसको माल बेच दो। माल बेचते ही एक मैटर क्लॉज। तो ये देखो इन्होंने ये बताया कि साहब किसी भी ग्राहक का आपको उस प्रोडक्ट के प्रति अटेंशन ड्रॉ कराना है, फिर उसके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है, फिर उसकी डिजायर क्रिएट करनी है, फिर उसका ट्रस्ट डेवलप करना है, और फिर उसको सेल करना है। दूसरा जो मामला है वो है कंडिप, स्टील और गोवेनी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में ये प्रोसेस बताई कि साहब 2 ही काम होते हैं पर्सनल सेलिंग में, कि जो पोटेंशियल बायर है उसको खोजो और उसको पोटेंशियल को रियल बायर में कन्वर्ट कर दो। यही पर्सनल सेलिंग है। हर्बर्ट एन केसन ने अपनी पुस्तक अप टू डेट सेल्समैनशिप में ये बताया कि जब भी कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आए सबसे पहले उसका स्वागत करो, फिर उससे पूछताछ करो क्या चाहिए, जो वो बोले उसको वो प्रोडक्ट दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो, बहुत सारे प्रोडक्ट में से उसको चयन करवाओ, और कुछ जो मांगने हैं उसके अलावा और 1-2 चीज एक्स्ट्रा दे दो, एडिशन कराओ, और फिर लास्ट में विदाई करो तारीफ करते हो कि तुम्हारी पसंद बहुत बढ़िया है। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि पर्सनल सेलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, तो क्या कहोगे? रिसेप्शन। और लास्ट स्टेप क्या है? सेल। क्या आते ही पहले तो अवगत करो और लास्ट में विदाई करो सेल करके। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा? पर्सनल सेलिंग। दूसरा टॉपिक आता है बच्चों आपका सेल्स प्रमोशन। दूसरा टॉपिक कौन सा आता है? सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो होता है वो विज्ञापन का और व्यक्तिगत बिक्री का पूरक है। सेल्स प्रमोशन होता क्या है पहले वो समझने की कोशिश करो आप। देखो बच्चों, सेल्स प्रमोशन क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देने हैं। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया, ठीक है, आपने उसको खूब अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, पर्सनल सेलिंग हो गई। वो दुकान पर आया कैसे? वो विज्ञापन देख के आया। तो विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय से काम नहीं होगा। विज्ञापन देखकर वो आपकी दुकान पर तो आ गया, आप उसको खूब सेट करने की कोशिश भी कर रहे हो, ये पर्सनल सेलिंग होगी। पर इन दोनों के बीच की एक खाई को पाटने के लिए हमको एक चीज और चाहिए, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। यार 100 रुपए की चीज को अगर 90 में दे दो, डिस्काउंट मार दो, तो ये थोड़ी सी सोने पे सुहागा लग जाएगा। तो सेल्स प्रमोशन जो है वो विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय का पूरक है। सेल्स प्रमोशन क्या है? एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग का एक कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा ध्यान रखना, ये जो डिस्काउंट आते हैं, स्कीम्स आती हैं, जैसे नवरात्रा ऑफर, ये ऑफर, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलनी चाहिए। सेल्स प्रमोशन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, और इसका एक ही टारगेट है कि अभी खरीदो, 2 महीने बाद नहीं, तुरंत खरीदो। नए प्रोडक्ट में ये जरूरी होता है, क्योंकि नए प्रोडक्ट मार्केट में तभी चलते हैं जब कोई डिस्काउंट ऑफर ये सब आते हैं। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने का मतलब कंज्यूमर के दिमाग में बात आती है कि माल बिक नहीं रहा है इसलिए डिस्काउंट पे दे रहा है। ये संकट का भी सूचक और उत्पाद की छवि भी बिगड़ जाती है। बहुत सारे लोग बहुत कम में प्रोडक्ट बेचते हैं तो उससे उनकी प्रोडक्ट की नेगेटिविटी और हो जाती है, यार प्रोडक्ट में दम नहीं है। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे कोई डिस्काउंट दे दिया, लकी ड्रॉ निकाल दिया, गिफ्ट दे दी साथ में, ये सब सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। ये बात समझ में आ गई सबके? क्लियर है? तो ये पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन मैंने करा दिया। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ पब्लिसिटी। तो देखो बच्चों, प्रमोशन मिक्स के मैंने आपको 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन। नट सेल में समझ लो फेस टू फेस ओरल प्रेजेंटेशन पर्सनल सेलिंग है,
और जो शॉर्ट टर्म के इंसेंटिव आते हैं, डिस्काउंट ऑफर वगैरह, ये सब सेल्स प्रमोशन है। एक होता है बच्चों पब्लिसिटी और एक होता है विज्ञापन। इन दोनों में फर्क है। देखो हम लोगों का विज्ञापन आपने बहुत कम देखा होगा, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, तो कॉमर्स वाले वैसे ही गरीब होते हैं, पैसे कहाँ से लाएं भाई। तो सर फिर आपके स्टूडेंट कैसे आते हैं? हमारे स्टूडेंट आते हैं पब्लिसिटी से, जो आप लोग करते हो। अब आप मेरे लिए पॉजिटिव भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो, मेरा आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन दैनिक भास्कर में क्या ऐड जाएगा, ये मेरा कंट्रोल है। मैं जैसा बोलूंगा वो वैसा छापेगा, क्योंकि वो पैसा ले रहा है। वहां पर एड देने वाला मैं हूँ, इससे मैं एक निश्चित प्रायोजक हूँ। पब्लिसिटी मेरी कौन कर रहा है मुझे खुद को नहीं मालूम, इसलिए इसका कोई निश्चित प्रायोजक नहीं है, फ्री में होता है। और लोग विज्ञापन से ज्यादा इस पे विश्वास करते हैं। आप भी अगर हमारे यहाँ पढ़ने आए तो विज्ञापन देख के नहीं आए, किसी के कहने से आए, वो ज्यादा विश्वसनीय है। ये कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पब्लिसिटी को पर्सनल कम्युनिकेशन माने कि नॉन पर्सनल। ये नॉन पर्सनल है, क्योंकि कौन किसके सामने पब्लिसिटी कर रहा है ये हमको नहीं मालूम। विज्ञापन फिर भी क्या होता है, अव्यक्तिगत स्वरूप होता है। ये भी अव्यक्तिगत स्वरूप है, गैर व्यक्तिगत स्वरूप है, क्योंकि फेस टू फेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रचार कोई भी जनता के सामने भी कर सकता है। इससे इसका जो माध्यम होता है वो जनसंपर्क होता है। इसका जो मैसेज जाता है वो एज ए न्यूज के रूप में जाता है, और इसका एरिया बहुत लिमिटेड एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में आप प्रचार कर दोगे। विश्व में विज्ञापन पहुंच सकता है, लेकिन पब्लिसिटी नहीं पहुंच सकती। और आप इसको मार्केटिंग का एक फंडा नहीं बना सकते। आप प्रचार के भरोसे अपनी मार्केटिंग नहीं मान सकते, क्योंकि एक्टिवली ये यूजफुल नहीं है। प्रचार हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो ये हो गई आपकी पब्लिसिटी। एक आपका आता है विज्ञापन। विज्ञापन का मैं अलग चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा। और एक आखिरी पॉइंट आता है, पांचवा, इससे हमारा 4P का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो है पब्लिक रिलेशन। देखो इसमें इतनी सी बात ध्यान रखना है, ये भी प्रमोशन का ही पार्ट है, कि जनता आपके बारे में क्या ओपिनियन बना के बैठी हुई है, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या ओपिनियन बना के बैठी हुई है। अब जनता के साथ समस्या क्या है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को पप्पू कहना शुरू कर दिया और पूरी जनता के सामने मैसेज जाना शुरू कर दिया, तो भले वो पप्पू नहीं है, फिर भी उसको पूरी दुनिया पप्पू बोलने लग जाएगी। तो जनता का जो ओपिनियन है वो आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल हो, उसके लिए भले आप विज्ञापन करो, प्रचार करो, कुछ भी करो, तो फर्म और उसके प्रोडक्ट के बारे में एक फेवरेबल ओपिनियन डेवलप करने को कहते हैं पब्लिक रिलेशन। कि आपका पब्लिक से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, कि जनता आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करे। जनसंपर्क में ये 5 काम आते हैं। तो देखो बच्चों, पब्लिक रिलेशन जो है, इसमें कोई भी कंपनी जनता के मन में अपना अगर ओपिनियन फेवरेबल करना चाहती है, तो उसको एक काम करने पड़ेंगे 5, जो आप देख रहे हो बीजेपी कांग्रेस वाले सब करते हैं। पहले तो प्रेस रिलेशन या प्रेस रिलीज बोल दो, कि सब प्रेस में, मतलब अखबारों में, न्यूज में दनादन अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलो। प्रोडक्ट का प्रचार करते रहो ताकि लोग प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव हो जाए। अपनी कंपनी के बारे में बोलते रहो ताकि आपकी कंपनी के बारे में लोग पॉजिटिव हो जाए। और लॉबिंग बहुत जरूरी है, कि कानून से निपट जाए, ताकि लोगों को लगे कि यार ये कानून की पालना करने वाली कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, जैसे टाटा के बारे में लोग सोचते हैं। और एक क्या होता है, काउंसलिंग करते रहो, जो भी पब्लिक इश्यूज आते हैं उनके एडवर्टीजमेंट देते रहो, कि देखो आपको ये इश्यूज आ रहे हैं पर ऐसा है नहीं। तो इससे मतलब ये सारी कोशिशें की जा रही है जनता का मन आपकी तरफ मोड़ने का। तो इसी के साथ अपना 4P कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, मार्केट सेगमेंटेशन। देखो क्या होता है बच्चों, आज के जमाने में मार्केट सेगमेंटेशन के बिना मार्केटिंग निरर्थक है, यूजलेस है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि आप पूरे मार्केट को एक साथ कैप्चर कर लेंगे और एक साथ कैप्चर करके आप पूरे के पूरे मार्केट पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा देंगे। इसलिए फिलिप कोटलर ने कहा कि देखो बाजार में जो क्रेता होते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए प्रोडक्ट के जो क्रेता है जिनकी एक जैसी रिक्वायरमेंट है, उनके समजातीय खंड में बाजार को विभाजित कर लो, यानी कि एक जैसे क्रेता का एक बाजार बना लो। ये फिलिप कॉटलर ने कहा, यानी सजातीय क्रेताओं के खंड में बाजार को विभाजित करना। जैसे हमने कॉमर्स वालों का एक खंड बना दिया, तो मेरे को आर्ट्स साइंस वालों से मतलब ही नहीं। ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन।
शॉर्टकट में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा कि विजातीय बाजार को किस में बांट दो, समझातीय में। जो अलग अलग टाइप का बाजार है उसको एक जैसे बाजार में बांट लो। बाजार विभक्तीकरण के लिए लक्षित बाजार का भाग है। आप एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। क्या होता है कि आप पहले बाजार को विभक्त करेंगे, बहुत सारे बाजार के टुकड़े हो गए, उनमें से जो आपके काम का है उसको टारगेट कर लो। जैसे हमने बाजार को बांटा, कॉमर्स हमारे काम का तो उसको टारगेट किया, और फिर हमारा प्रोडक्ट लेके हम कॉमर्स के सामने आए तो वहां में हमने पोजीशन बनाई। STP का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पहले बाजार को सेगमेंटेशन किया जाता है, फिर वो जो बहुत सारे खंड बन गए उनमें से आपका जो लक्षित बाजार है उसको टारगेट करें और वहां पर अपनी पोजीशन ले कि आप मार्केट को सॉलिड कर पाए। मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं। पहला आता है एक मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग बृहद विपणन ये कहता है कि साहब पूरा बाजार को एक ही मान लो और जो भी आपकी मार्केटिंग फंक्शन है पूरे बाजार में यूज करो। ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए वर्तमान में मास मार्केटिंग चलन में नहीं है। ये बाजार को बांटने पे ध्यान नहीं देता। तो मास मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन का जस्ट अपोजिट है और आज की डेट में ये चलता ही नहीं। फिर आता है साहब प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। हाँ, ये हो सकता है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट का मार्केटिंग पूरे बाजार में करो, यानी बाजार आपका पूरा टारगेट हो सकता है पर हर एक उपभोक्ता के आधार पे अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। बाजार विभक्तीकरण के आधार क्या है, बाजार को हम बांटे कैसे साहब, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रटने की बात है। पहला आधार है ज्योग्राफिकल बांट लो, जिसमें क्लाइमेट देखोगे, रीजन देखोगे, टोपोग्राफी में मैदानी इलाका है, पहाड़ी है, रेगिस्तानी है, तटीय है, कैसा क्षेत्र है, क्योंकि हर जगह के अलग अलग प्रोडक्ट। अब आप बताओ स्वेटर वगैरह कहाँ बिकेंगी, जो ठंडी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहां बिकेंगी। आइसक्रीम कहाँ बिकेगी, जहाँ पे गर्मी है। तो इस अकॉर्डिंग एक तो होता है भौगोलिक आधार पे बांटना, एक होता है बच्चों डेमोग्राफिकल बेसिस पे बांटना, यानी जनसांख्यिकीय आधार पे बांटना। इसमें जनसंख्या की विशेषता के आधार पे बांटोगे। अब जनसंख्या की विशेषताएं क्या क्या है, पहली विशेषता है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि क्षेत्रीय वर्गीकरण की कौन सी जगह पर कितनी पॉपुलेशन है, कौन से क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन है, मेट्रो में कितनी है, अर्बन में कितनी है, रूरल में कितनी है, सब रूरल में क्या है, ये क्षेत्रीय वर्गीकरण हो गए। प्लस आयु के हिसाब से, मतलब जनसंख्या की विशेषता देख लो। अब जनसंख्या आयु के आधार पर भी बढ़ सकती है, लिंग के आधार पर भी बढ़ सकती है, पुरुष है कि महिला है, एजुकेशन के आधार पर बढ़ सकती है कि अनपढ़ है कि पढ़े लिखे हैं, ऑक्यूपेशन के आधार पर भी बढ़ सकती है, लैंग्वेज के आधार पर भी बढ़ सकती है, राष्ट्रीयता के आधार पर भी जनसंख्या को बांटा जा सकता है, फैमिली के लाइफ साइकिल के आधार पर भी बांटा जा सकता है, फैमिली के साइज के आधार पर भी बांटा जा सकता है। आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि साहब आयु के आधार पर बाजार को बांटना कौन सा आधार है, जनसांख्यिकीय आधार है। सामाजिक और आर्थिक आधार के ये कुछ मैंने टाइप बताए हैं कि अगर आप किसी की इनकम लेवल के आधार पर बांट रहे हो तो सोशल इकोनॉमिक बेस है, संस्कृति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सामाजिक वर्ग के आधार पे, जातीय वर्ग के आधार पे, और परिवार किस प्रकार के हैं, एकल हैं या जॉइंट हैं, ये सब सामाजिक आर्थिक आधार है। ऐसे मनोवैज्ञानिक आधार पे कि लोग अपनी खुद की रेस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, उनका कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, जैसे कई लोग तंबाकू, सिगरेट, शराब पीते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल होता है। एक लाइफ स्टाइल है, ठीक है, एक होते हैं हाई अचीवर जिनको बहुत ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, एक होते हैं लो अचीवर्स, ये सब साइकोलॉजिकल बेस होते हैं। और एक होता है मार्केट एलिमेंट कि कंज्यूमर कैसे हैं, क्या वो प्राइस सेंसिटिव हैं या क्वालिटी सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाजार को बांटना होता है। अब बाजार के विभक्तीकरण की कुछ व्यू रचना है, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे पहली है अविधित विपणन रीति नीति। अविधित एक्चुअल में बाजार विभक्तीकरण का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसने बाजार को विभेदित किया ही नहीं, और विभक्तीकरण का तो मतलब होता है बाजार को बांटना, और ये तो अविधित है, यानी कि एकीकरण है, एक उत्पाद सब उपभोक्ता के लिए, कि हमारा तो एक प्रोडक्ट है सबके लिए एक जैसा ही है और सबका एक ही कार्यक्रम है, तो ये आज की डेट में चलता नहीं है। दूसरा चलता है भेदित विपणन नीति, ये खूब चलती है, यही सही मायने में मार्केट सेगमेंटेशन है कि उपभोक्ता की जैसी आवश्यकता होगी, जैसी विशेषता होगी, उस अकॉर्डिंग हम बाजार खंड को बांटेंगे।
जैसा हमारा कंज्यूमर होगा, उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम बाजार के अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जैसे पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, माजा। एक होती है साहब संकेंद्रित विपणन नीति, ये कह रहे साहब हम पूरे बाजार पे ध्यान ही नहीं देंगे, हर एक पूरे बाजार के अलग अलग खंड बना के सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, हमारी बस की बात नहीं है। हम तो बाजार के एक पर्टिकुलर खंड को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने एक खंड को सेलेक्ट करा कॉमर्स, हम उसी पे फोकस करेंगे बस। ये होता है संकेंद्रित विपणन नीति। एक होता है बच्चों शॉटगन। शॉटगन में क्या होता है कि एक ही तीर से दो निशाने, भाई एक तो होती है बंदूक और एक होती है राइफल। राइफल में क्या होता है साहब, एक गोली चलेगी, फिर दूसरी गोली डालोगे फिर चलेगी, और एक आती है बंदूक जिसमें एक साथ 6 गोलियां चलती है, दर 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 दर। तो शॉटगन का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। जैसे HP का 3-in-1 प्रिंटर, ये प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है और जीरोक्स भी हो सकता है, इसको कहते हैं शॉटगन अप्रोच। और राइफल जो होती है इसमें ऐसा नहीं होता, आप बाजार को विभिन्न खंड में विभाजित कर दोगे, हर एक बाजार खंड के लिए एक प्रोडक्ट होगा, अलग अलग मार्केटिंग मिक्स होगा, एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबके लिए काम में नहीं आ सकती, इसको कहते हैं राइफल। एक होता है बच्चों नीच मार्केट। जो निश मार्केट होता है, इसमें क्या होता है कि साहब हम उपभोक्ता की आवश्यकताओं को बहुत ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमें मौका तभी मिलेगा जब कंज्यूमर को हम समझ जाएंगे और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज मैंने आपको मार्केटिंग का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है, तो ये आपका एक पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विपणन की मूल अवधारणा क्या है? मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग का एसेंस क्या है। तो मार्केटिंग का एसेंस क्या होता है? विनिमय। इसका राइट आंसर क्या है? विनिमय। मार्केटिंग का एसेंस क्या है? विनिमय। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने सीनियर सेकेंडरी लेवल की क्वेश्चन लिया। आधुनिक विपणन का जनक। मार्केटिंग में ये एक बात तो तुम्हारे समझ में आ गई अच्छे से कि साहब इसका हीरो कौन है? फिलिप कॉटलर। तो आधुनिक प्रबंध का जनक भी किसको माना गया है? फिलिप कॉटलर को। तीसरी चीज, मार्केटिंग के 4P कौन कौन से हैं? सर ये इतना आसान क्वेश्चन आएगा? अब फर्स्ट ग्रेड में तो आते ही ऐसे हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। मार्केटिंग के 4P कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 4, सर बाजार विभाजन की प्रक्रिया, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन यानी कि बाजार को खरीदारों के अलग अलग समूह में बांटना। बाजार को खरीदारों के अलग अलग समूह में बांटना, बाजार के टुकड़े करना, किसके अकॉर्डिंग? क्रेता के अकॉर्डिंग। उसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार का मार्केटिंग ग्राहक के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने में केंद्रित है? मैंने आपको बताया था कि आजकल होलिस्टिक मार्केटिंग आ गई, उसके 4 पार्ट आ गए। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्लियर है? तो यहाँ जैसे कि नाम से क्लियर है कि ग्राहक के साथ दीर्घकालीन संबंध तो किस में बनेंगे? रिलेशनशिप मार्केटिंग में बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6, जो फेमस बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके राइटर कौन है? इस चैप्टर में तो नाम ही एक ही ध्यान रखना आपको, कौन? फिलिप कॉटलर। किसी उत्पाद की कीमत को पूर्ण संख्या से ठीक नीचे निर्धारित करना। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, तो आपने देखा होगा मार्केट में 1000 की बजाय 999 रुपए लिखते हैं लोग। ऐसा क्यों करते हैं? 1 रुपए में क्या फर्क पड़ गया? 1 रुपए में आपकी साइकोलॉजी बदल गई, आपको ऐसा लगा कि 1000 का नहीं 999 का ही है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष विपणन में शामिल है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और डायरेक्ट का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर टू, सीधे कहां पर जाएंगे बताओ? कंज्यूमर। तो ग्राहक के साथ सीधा संचार, बीच में कोई नहीं आएगा, इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 9, स्वॉट एनालिसिस किसका मूल्यांकन करता है? सबका पढ़ा हुआ है। एस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकनेस। ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट। अगर आप में स्ट्रेंथ है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप में वीकनेस है तो आपको थ्रेट मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी।
क्वेश्चन नंबर 10, किसी उत्पाद की यूएसपी, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, मतलब आपका प्रोडक्ट में कुछ यूनिक होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए, ये उत्पाद की यूएसपी कहलाती है। जैसे हमारी टीचिंग लाइन की यूएसपी एक ही है, वो है सिलेक्शन, कि आपको सिलेक्शन देना है बस, ये यूएसपी कहलाती है। जब किसी उत्पाद को बाजार में प्रवेश करने के लिए बहुत कम कीमत पर बेचा जाए, यानी एंट्री करने के लिए, तो ये क्या हो गया, पेनेट्रेशन प्राइसिंग। कम कीमत पर बेच रही हो क्योंकि आपको एंट्री चाहिए, तो इसको कहते हैं पेनेट्रेशन प्राइसिंग, प्रवेशक मूल्य। पीएलसी के किस चरण में, पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस चरण में लाभ या तो नेगेटिव होंगे या बहुत कम होंगे, ये एक सोचने वाली बात है। बताओ, सबसे कम प्रॉफिट सर स्टार्टिंग में होंगे, इसको अपन कहते हैं इंट्रोडक्शन। सर एक बात बताओ, डिक्लाइन में नहीं होंगे क्या? डिक्लाइन में तो लॉस होंगे, लाभ को तो भूल जाओ। सर ये नकारात्मक ही तो कह रहा है, ये न्यूनतम भी कह रहा है, स्टार्टिंग में आपके प्रॉफिट कम होते। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, कि जब प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे है तो कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए डिक्लाइन में। यानी कि आपकी एक बात समझ में आ गई कि आपका प्रोडक्ट अब नहीं चल रहा है और आप कितने प्रयास कर लो, क्योंकि मैच्योरिटी सैचुरेशन सब क्रॉस कर चुका है, डिक्लाइन अब तो गिरावट है, तो भैया ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में दुकान बंद कर देनी चाहिए, प्रोडक्ट को क्या कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू, क्योंकि तुम कितने एफर्ट डाल लो प्रोडक्ट में फिर भी रंग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी उत्पाद के पीएलसी को बढ़ाने के लिए उसमें संशोधन या सुधार करना क्या कहलाता है। इसका मतलब समझ रहे हो? समझो, मान लो ये प्रोडक्ट है और ये इसका लाइफ साइकिल है, आपकी कंपनी इस लेवल पे आ गई, अब उसको ये समझ में आ रहा है तो गिरेगा, ये इस लेवल को थोड़ा सा क्या करना चाह रहे हैं, यूं बढ़ाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा समय और मिल जाए, उसको मॉडिफाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको प्रोडक्ट को एक्सटेंशन करना पड़ता है, यानी कि उस प्रोडक्ट में कुछ और नए प्रोडक्ट जोड़ने पड़ते हैं ताकि इस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ती रहे, इसको कहते हैं अपन उत्पाद का विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 15, शुरुआती अपने आने वालों से, शुरुआती मतलब समझ गए, यानी कि कोई नई चीज मार्केट में आई और ये लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं। जैसे ईवी कार आई साहब आज से 5 साल पहले, तो मेरे जैसे लोगों ने तो आज तक ही नहीं सोचा कि ईवी लेके आऊं, मैं तो अभी भी वेट कर रहा हूँ कि और रेट डाउन होने दो, और रेट डाउन होने दो, और नई टेक्नोलॉजी आने दो। लेकिन स्टार्टिंग में जब ईवी कार आई तो कई अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं कि साहब हमको नई चीज चाहिए, तो वो तो किसी भी मूल्य पर खरीद लेंगे, और लाभ अधिकतम करना है कंपनी को, तो बताओ कौन से मूल्य निर्धारण, मूल्य स्कीमिंग, क्योंकि साहब शुरुआती नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आया, मार्केट में कोई कंपटीशन है नहीं, कमा लो जो कमाना है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वितरण चैनल का प्रकार नहीं है, नाम से क्लियर है, डायरेक्ट है ही, इनडायरेक्ट है ही, आजकल डिजिटल भी आ गया, कौन सा नहीं है, पर्सनल सेलिंग, क्योंकि पर्सनल सेलिंग तो परिवर्तन का भाग है, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं। बिना किसी बिचौलिए के, यानी कि कोई मिडिलमैन नहीं है, तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल हो गया क्योंकि मिडिलमैन नहीं है। कौन सा प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है, प्रमोशन मिक्स के 5 पार्ट बताए थे, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन, तो कौन सा नहीं है, सी। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन नॉर्मली क्यों यूज किया जाता है, कंपनी की छवि अच्छी करने के लिए, लोगों के नजर में कंपनी की छवि सॉलिड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा प्रोडक्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, सीधी सी बात है, सुविधा उत्पाद क्या होते हैं, जिनकी मांग निरंतर रहती है, स्थायी होती है और सुविधाजनक स्थल से खरीदा जाता है। आप कार खरीदने के लिए 4 किलोमीटर दूर चले जाओगे, ढंग से खरीदोगे, रोज रोज नहीं खरीदी जाती, डिजाइनर कपड़े भी हर कहीं नहीं मिलते, फर्नीचर के लिए भी आप पूरे एफर्ट डालोगे, लेकिन टूथपेस्ट के लिए आप दिमाग लगाने वाले नहीं हो, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। तो देखो बच्चों, ये मार्केटिंग का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कराया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपके सामने
कल लेके आऊंगा एडवर्टीजमेंट विज्ञापन का टॉपिक, ताकि इसी के कंटिन्यूस में आपको वो समझ में आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू। राधे राधे।